FCO या जो सिक्योरिटी इदारे जब वो 2/3 जो अक्सरियत के हुकूमत को उठा के जनता बेच सकते हैं। 77 में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का हुकूमत उन्होंने खत्म किया, तो वो फिर एक सूबाई हुकूमत का ताबे कैसे रह सकते हैं? इस बात को तो थोड़ा हम अगर सच देखें, मगर यहाँ असूल ये है कि हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है रईसानी साहब से। हम कोशिश करते हैं कि दोबारा उनसे इस मसले के ऊपर बात की जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी अहम वो गुफ्तगू भी कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा होने के बावजूद बलूचिस्तान का मामला और मीर बख्तियार खान ड्रोमकी की जो वाइफ है और उनकी जो बेटी हैं उनके कत्ल के बाद ये मामला बहुत ही गंभीर हो चुका है और अगर हम इस पर बात नहीं करेंगे तो ज़्यादती होगी। क्या आप कहेंगे इस हवाले से? शर्मिला, मैं आबिद शेर अली साहब से पूछ लेती हूँ। आबिद साहब, ये जो मामला इस वक्त चल रहा है बलूचिस्तान के हवाले से और बहुत ही गंभीर सूरत हाल है, क्यों कौमी मसला नहीं बन सका? मियाँ नवाज शरीफ वो इस वक्त शिकार खेलने चले गए हैं बहावलपुर के अंदर, ये तो बड़े, उनको तो बलूचिस्तान में जाके डेरे डालने चाहिए थे, लोगों से बातें करनी चाहिए थी। देखिए आसमा, जो आपने बड़ा इम्पोर्टेंट इशू रेज़ किया है बलूचिस्तान के हवाले से, और बलूचिस्तान के हालात उस वक्त बिगड़े जब परवेज़ मुशर्रफ ने दावा बोला और नवाब अकबर भुट्टो को शहीद किया, और जैसे मुराजुल हुदा ने साहब ने कहा कि उन्होंने मुशर्रफ ने टीवी पे कहा कि मैं वहाँ से फायर करूँगा, वहाँ से वार करूँगा जहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों को समझ भी नहीं आएगी। और सबसे पहले तो आपने ये जुल्म किया, और मियाँ साहब ने तो बर्फ़ पिघलाई, कराची में जाकर उन्होंने खैर बख्श मरी साहब से मिले और फिर बलूचिस्तान के वहाँ के लोगों से मिले। तो ये तो एक बर्फ़ को पिघलाया जो उनके ज़हनों में जम चुकी थी और वो एंटी पाकिस्तानी स्लोगन रेस कर रहे थे। और जिस तरह आपने सुना खैर बख्श मरी साहब ने जो बात की मियाँ साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये मैं समझता हूँ कि वो ये मियाँ साहब की ये वो पॉलिसी थी ये जो तमाम लोगों को कौमी दायरे में लाकर एक कंसेंसस बिल्डअप करना चाहते थे। ये नहीं है कि आप आगाज़े हुकूक बलूचिस्तान के हवाले से लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। और पिछले 3.5-4 साल से ये हुकूमत ने एक आगाज़े हुकूक बलूचिस्तान का पैकेज दिया, ये दूर दूर से नज़र नहीं आ रहा। तो जब तक आप वहाँ के लोगों को उनके हकूक नहीं देंगे, और आपने भी अपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बातें की, वो लोगों ने भी सुनी, तो जब तक ग्रास रूट लेवल पर लोगों की खिदमत ना की जाए, उनको इस जो वो सूबाई तासुर है उससे बाहर ना निकाला जाए, उनको कौमी दायरे में लाना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है कौमी दायरे में। क्या है, कौन कौमी दायरे में नहीं ला रहा? देखिए जी, इस वक्त हुकूमत पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में भी है, तीनों सूबों में। वो तो आज वॉकआउट करके इसका मतलब बेबस है, वो कहते हैं इसका मतलब है बेबस है। एक क्योस क्रिएट हो गया, जैसे मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, मामला हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। और रहमान मलिक की जो गुफ्तगू की नवाब साहब से कल, उन्होंने कहा जी कि आप बलूचिस्तान के चंद लोगों को पहाड़ से लाकर मेरे हवाले कर दे तो मैं अमेरिका के सामने अपने नंबर बना लूँ। जब हुकूमत के वुज़रा का और इन जो मैं अब ये कहना नहीं चाहता रहमान मलिक के बारे में कुछ मेरे से उल्टी बात ना निकल जाए, कहना ये चाहता हूँ कि जब ये लोग इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह का तासुर देंगे उन बलूच जो महकूम अवाम है वहाँ की, वहाँ पर बेचारे उनके पास गैस नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है। जाके देखें पाकिस्तान के किसी भी आपके इलाके में आज आपके शहर में इतना एहतजाज हुआ है। मैं आबिद साहब आपके पास आती हूँ, मैं क्विकली शर्मिला के पास चली जाऊँ। शर्मिला, बलूचिस्तान एक कौमी मसला क्यों नहीं बन सका? आपकी हुकूमत वहाँ पे है, आपकी पार्टी ने बलूचिस्तान पैकेज जरूर दिया लेकिन उसको शायद सीरियसली नहीं दिया गया या नहीं देने दिया गया। तो क्या ये इख्तियार की जंग है जो लड़ी जा रही है और इसमें पीपल्स पार्टी बेबस है? देखिए अस्मा, ये बात हरगिज़ नहीं है कि बलूचिस्तान के मसले को कौमी मसला नहीं समझा। मैं समझती हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्कि तमाम जमातों ने इसको बड़े सीरियसली लिया है। जहाँ तक आगाज़ी हुकूक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है, अस्मा देखिए, इस पे क्रिटिसिज्म आप बेशक करें और आपके मेहमान भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं से शुरुआत तो होनी थी ना। जब आसिफ अली जरदारी साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर उनसे माफ़ी मांगते हैं उन गुनाहों की जो उन्होंने नहीं किए, तो ये अगेन एक इट्स थ्रोइंग ऑफ द आइस। अगर नवाज शरीफ साहब जाके मिलते हैं नाराज़ बलोच रहनुमाओं से, तो अगेन ये एक कौमी लीडरान की जिम्मेदारी होती है कि अगर एक सूबा आपका एक आग में जल रहा है तो उसको
उस आग को ठंडा करने के लिए अपना अपना एक कौमी किरदार अदा करें। देखिए, एक चीज़ बड़ी तय है कि बलोचिस्तान के अंदर होगा शर्मिला, ये तो पानी सर से गुजर जाएगा, नहीं किरदार अदा होगा। अस्मा, मसला ये है कि बलूचिस्तान में जो एहसास महरूमी है वो बहुत गंभीर है। वो अगर आप ये समझती हैं कि आज कल साल 2 साल में ख़त्म हो जाएगी तो ये नामुमकिन सी बात है। रोज़ बलोचिस्तान के अंदर म्यूटिलेटेड बॉडीज़ मिलती हैं, बलोच लड़कों को उठाया जाता है, उनकी लाशें फिर मिलती हैं, ये तरीक़ेकार नहीं होता। अच्छा, अगर मैं अपने इख्तियार से ज़्यादा एक बात कहूँ तो उसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की भी इंटरफेरेंस है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपके मेहमान भी उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये एक हकीकत है। जहाँ तक सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप का ताल्लुक है, चाहे वो सीएम बलूचिस्तान हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, वो हर तरीके से कोशिश कर रही। एफसी चाहते थे कि जी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मातहत काम करे, वो उनको दी गई। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से बात की जा रही है। लेकिन मैं एक चीज और भी आपको बताऊं अस्मा, कि माजरत के साथ कि बलोचों के जो अपने जो रहनुमा है वो कोई स्विट्जरलैंड में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, जो मर रहे हैं वो गरीब बलोच मर रहे हैं। ये मारेंगे तो उधर ही बैठेंगे। नहीं, मारने की बात नहीं है। देखिए, हमारे भी लीडर बाहर से आए, शहीद हुए। आपके भी लीडरों को आबिद शेर अली साहब, नहीं सुने आबिद शेर अली साहब, आपके भी लीडरों को मुल्क से भगाया गया, वो भी जलावतनी काट के। आखिर लीडर वो होता है जो वापस आता है, चाहे जिस हाल में आए, चाहे वो शहीद हो। उनके रहनुमाओं को वापस आना चाहिए। हम बात करने के लिए तैयार हैं, मरने की बात नहीं है। अकबर बुगटी से मुज़ाकरात के बाद उनको मार दिया गया। बहरहाल मैंने एक छोटी सी नवाब साहब को कहा तो उसका जवाब ले जी, ये बिल्कुल वो तो हम रईसानी साहब से पूछेंगे। ये कह रहे हैं कि रहमान मलिक साहब के बारे में जो कुछ कहा है कल रईसानी साहब ने, उसका क्या जवाब है? वो भी तो सोचना चाहिए ना उसके ऊपर भी। अच्छा, चलिए हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस पे वापस आएंगे। अभी सेनेट के अंदर रहमान मलिक साहब के बारे में कहा है, पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की क़यादत को कहा गया कि आप नाराज़ बलोचों से मुज़ाकरात का ड्रामा करें। हमायूं अजीज़ कुर्द साहब ने कहा है बलोचिस्तान बहुत इस वक्त दहक रहा है, अगर हम उस पर बात नहीं करेंगे कौम के साथ ज़्यादती होगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे और 20वीं आईनी तरमीम पर भी हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करें 20वीं आईनी तरमीम पर। इत्तफाक हो चुका है, बलूचिस्तान का मसला बहुत इस वक्त सुलग रहा है। हमारे साथ शर्मिला फारूकी हैं, आबिद शेर अली साहब हैं, मिराजुल हुदा साहब हैं और औरिया मकबूल जान साहब हैं। और ये साहब क्या कहेंगे आप? 20वीं तरमीम के ऊपर भी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन वही बात है कि बलूचिस्तान के ऊपर कंसेंसस जो है वो किस तरह से हो सकता है और जो वहाँ पे लगी आग है उसको कौन बुझाएगा? देखिए, बलूचिस्तान का मसले को हम बड़े आराम से, बड़ा सीधा साधा, मुझे बड़ी हैरत होती है जिस वक्त हम फौरी तौर पे ये इतने बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान का मसला 48 के बाद बड़ी हद तक काम हो गया था, फिर 73 में किसने सबने कंट्रीब्यूट किया। 73 में 9 महीने की अताउल्लाह मैंगल की गवर्नमेंट थी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने उसको खत्म किया। खत्म करने के बाद वहां 6 साल पूरे का पूरा आर्मी एक्शन रहा। आर्मी एक्शन जिस बंदे ने टिक्का खान ने किया, आपने उसको पंजाब का गवर्नर लगाया, आपकी वो पार्टी रैंक्स के अंदर रहा। आपने क्या मैसेज दिया कि ये बंदा जो है, जो कि वहां पर आर्मी एक्शन करता है, पूरा का पूरा इसका इंचार्ज है, आपका वो लीडर है। ठीक, एक बात तो ये 4 साल लोगों ने 7-8 हजार लाशें उठाई। आपने पूरी की पूरी लीडरशिप को हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस के अंदर गद्दारी के मुकदमे में अदालत में चलाया। अदालत जेल के अंदर चलती थी। ये खैर बख्श मरी, ये ताउल्लाह मैंगल, ये गौस बख्श बजंजो, ये सारे के सारे थे। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट खत्म हुई। उसके बाद ज़ियाउल हक का पीरियड आया, दैट वाज द मोस्ट पीसफुल पीरियड इन बलूचिस्तान, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी जो हालात है, क्योंकि आप बात कर रहे थे अब के हालात जो है तो बड़े बिखर है और उसमें तो सबका कंट्रीब्यूशन एक तरफ और जनरल मुशर्रफ का कंट्रीब्यूशन एक तरफ है, जो पिछले 10 साल उसके बाद जनरल मुशर्रफ की बात है। अब मैं अर्ज करूं, अब जी अब मेरी अर्ज सुन ले। अब मुशर्रफ आया, मुशर्रफ के दौर में अब इन्होंने कहा लीडरशिप बाहर है। 3 बड़े लीडर थे, अकबर बुगटी, खैर बख्श मरी और अताउल्लाह मैंगल, ये 3 उनके बड़े अभी तक कंसेंसस के साथ लीडर्स हैं। अकबर बुगटी को आपने शहीद कर दिया, बाकी दोनों पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, बाकी दोनों जो हैं वो किसी वो अब उन्होंने अपने इस लेवल पे ले आया कि यूथ उनकी बात नहीं सुनती। उसके बाद अब आप आगे आए,
इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि इस वक्त जिसको आप कहते हैं ना बड़ी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, तमाम पॉपुलर पार्टीज ने बलूचिस्तान में बाइकाट किया था जब ये इलेक्शन हुआ था, ठीक, और बाइकाट करने के बाद हमने इलेक्शन कराए। मैंने पहला कहा था कि आपको अगर एक गवर्नमेंट की कुर्बानी देके नए इलेक्शन भी करवाने पड़े तो करें, ये मुल्क का मसला है, ये बहुत जरूरी था। 2009 में मैंने कहा था कि ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये तमाम लोग वो है जो वैक्यूम्स के अंदर जीते हुए हैं ये। और रिसानी साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, लश्करी रिसानी मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको भी कहा था, मैं कहा रिसानी साहब बलूचिस्तान बचाना है तो एक ही हल है, इंसानों को कोई दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं, जो जीत जाए वो आ जाएगा। अताउल्ला अख्तर मैंगल वहां पर हुकूमत करते रहे। आप हैरान होंगे कि ये अहमद शहरी साहब बैठे हैं कि नवाज शरीफ साहब की गाड़ी उसने चलाई थी और बलोच उसको कहते थे तुमने याद ताजा कर दिया है उस जमाने की जब वो बग्गी चलाते थे, और अख्तर मैंगल हंसता होता था, कोई जवाब नहीं देता था, इसलिए कि उसको पता था कि एक सूरत बिल्टअप हो रही है। वही बंदा जो था डेमोक्रेसी के फ्रूट्स देके हाथ में हाथ पकड़ के इस मोटरवे के इफ्तिताह पे चला था। हमने उनको उस लेवल पे पहुंचा दिया है उस कंटिन्यूशन में। अब एक बात की जाती है एफपी हमारे कंट्रोल में नहीं है, फलां हमारे कंट्रोल में, देन लीव द गवर्नमेंट। देखना, मैं अगर आप एक ऐसे घोड़े पे सवार हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उस घोड़े पे क्यों बैठे, कौन कराएगा आपको? इससे बेवकूफ सवार ही कोई नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा मिराजुल हुदा साहब, ये सिर्फ एक बलूचिस्तान का मसला तो है, लेकिन अब ये जो एहतजाज हो रहा है, ये जो बदअमनी फैल रही है, इससे लोगों में हिजान जो आ रहा है, ये किस तरफ लेके जा रहा है? ये इंतशार है, लोग इसको कोई जमात इनकलाब का नाम देती है, कोई कुछ देती है, मगर ये इंतशार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या इसका भी किसी ने इस पे भी गौर किया है? इसका भी कोई हल निकाला है किसी ने? देखिए, बुनियादी मसला ये है कि जब लोगों के मसाइल हल ना होंगे, जब हर जगह पर एक समाजी नाइंसाफ़ी का अमल जारी रहेगा, जब दुखों का मदावा करने की, ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी, तो फिर सोसाइटी के अंदर आपको अनारकी नज़र आएगी, इंतशार नज़र आएगा। लेकिन यही अनारकी और यही इंतशार बिलाखिर कोई सिमत इख्तियार कर लेगा, और पाकिस्तान के अंदर आप जिस तरफ चले जाएं, लेकिन ख़ास तौर पर जो आपने बलूचिस्तान की बात की है, और मैं कहूँगा कि लश्करी रईसानी ने जिस तरीके से भरी बज़्म में बात कह दी है, और उन्होंने तो बिरादरानी यूसुफ का नाम भी ले दिया है, इसलिए अब ये कोई बहुत देर की और दूर की बात नहीं है समझने के लिए कि अपने इक़्तिदार को कबूल करने के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ किए गए, उन कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर बलूचिस्तान के अवाम को किसी की देवी के चरणों में कुर्बान किया जा रहा है, और उनके साथ एतमाद का अमल, कि आज सबसे बड़ा अगर कोई बहरान है तो एतमाद का बहरान है। बलूचिस्तान के ये तमाम जमातें क्या कर सकती है, आपकी जमात क्या कर सकती है उसके अंदर? जी, हम तो बार बार ये तजावीज़ भी देते रहे हैं, बात बताते भी रहे हैं, बलोच लीडरों को लाहौर तक लेकर आते रहे हैं और ख़ुद उनके पास जाते रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब भी इन हुक्मरानों से एतमाद का फुक़दान मौजूद है। अगर हम 18वीं तरमीम पर, 19वीं तरमीम पर, 20वीं तरमीम पर मुज़ाकरात कर सकते हैं, और अगर तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो बलूचिस्तान के इन लीडरों के पास जाने में कौन सा हर्ज है? उनके साथ बैठकर गुफ्तगू करने में कौन सा हर्ज है? जो दो बिल्कुल ठीक बजा फरमाया आपने, जो दो बड़ी जमातें हैं पीपल्स पार्टी PMLN, उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या दोनों जमातें 20वीं तरमीम पे निगरान हुकूमत कैसे होगी, कौन किसको फेवर करेगा, किस तरह से जानिबदार गैर जानिबदार की बात होगी, तो क्या इस मामले के ऊपर आप लोग बैठ के बात नहीं कर सकते?